के संदर्भ में इसका महत्व व उद्देश्य बताइए। तो राजकोषीय नीति क्या होती है वो हम कल भी पढ़ चुके हैं। यहाँ तो सबसे अच्छी जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये वाली लिखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं। और अगर ये वाली डेफिनेशन ना लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। वैसे ये वाली ज़्यादा अच्छी है कि राजकोषीय नीति वह नीति होती है जिसमें सरकार अपने व्यय मतलब कि खर्चे और आय, आगम की जगह आय भी लिख सकते हो, अपनी आय और व्यय के कार्यक्रमों को राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार इस पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। ये डेफिनेशन जो है सबसे अच्छी लिखी हुई है राजकोषीय नीति की, कि भाई सरकार जो है अपनी फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से देश के अंदर रोजगार का स्तर, उत्पादन का स्तर और राष्ट्रीय आय का स्तर जो है वो बढ़े, और अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी अवांछित प्रभाव हैं उनको जो है रोकने का क्या किया जाता है, काम किया जाता है राजकोषीय नीति के माध्यम से। इसके अंदर बेसिकली जो है क्या क्या अंग होते हैं इसके। पहला जो अंग होता है इसका करारोपण नीति, मतलब कि करारोपण का मतलब कर नीति, कि भाई कितना टैक्स लेना चाहिए, कितना टैक्स लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लोक व्यय नीति कितना खर्चा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, और लोक ऋण नीति कितना ऋण लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन ये है, तो राजकोषीय नीति क्या होती है, राजकोषीय नीति क्या होती है वो तो हमने समझ लिया। इसका महत्व क्या है, आखिर राजकोषीय नीति जो है वो क्यों बनाई जाती है किसी भी कंट्री के अंदर। तो कह रहा है राजकोषीय नीति जो है, राजकोषीय नीति जो है किसी कंट्री के अंदर इसलिए बनाई जाती है, विकास में तीव्रता लाना अल्प विकसित देशों की मुख्य समस्या होती है। जबकि विकसित देशों की जो मुख्य समस्या है वो है विकास की दर को बनाए रखना। जो अल्प विकसित देश होते हैं वो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, अनडेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती हैं, तो उनका तो मेन प्रॉब्लम है कि कैसे भी करके हम अपनी विकास की दर को तेज़ करें। और जो देश डेवलप हो चुके हैं उनका मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम तो डेवलप हो चुके हैं, हमारी डेवलप की जो रेट है वो स्टेबल रहे, उसके अंदर कोई चेंज ना आए, उसको कायम रखना। तो इन अल्प विकसित देश और विकसित देश, इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार क्या करती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की सरकार्स होती हैं वो इस तरीके की पॉलिसी को अडॉप्ट करती हैं कि उनकी विकास की जो दर है वो कायम रहे, और जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज़ की जो सरकार होती है वो इस तरीके की राजकोषीय नीति को फॉर्मुलेट करती है कि कैसे भी करके अल्प विकसित देशों की जो विकास की जो दर है उसमें क्या हो सके, इंक्रीमेंट हो सके, इसलिए राजकोषीय नीति जो है बनाई जाती है। तो ये इसका महत्व है। अब अल्प विकसित देश की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पे सब कुछ नेगेटिविटी होती है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सरकार बेसिकली पॉलिसी कुछ इस तरीके की बनाती है क्योंकि हमें विकास की दर को तेज़ करना है, तो विकास की दर बिना पूंजी निर्माण के तेज नहीं हो सकती, और पूंजी निर्माण जो है वो बचतों से होता है। तो अल्प विकसित देशों के अंदर बचतों को प्रोत्साहित देकर क्या किया जाता है, पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाया जाता है। सरकार कुछ इस तरीके की पॉलिसी बनाती है, ठीक है, सरकार इस तरीके की पॉलिसी बनाती है कि कैसे भी करके लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें, ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें, और पूंजी निर्माण की दर जो है वो क्या हो सके, बढ़ सके, ठीक है। अब जो है कह रहा है दूसरी क्या है, धन के वितरण में असमानता को कम किया जाए, क्योंकि जो अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ पे क्या होता है, अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सरकार का ये ऑब्जेक्ट होता है कि अपने राजकोषीय नीति के माध्यम से क्या किया जाए, इसको कम किया जाए, और निर्धनों को जो है सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं बहुत ही चीप रेट पे। उनको जो बेसिक नीड्स हैं तो वो जो है क्या करती है,
बहुत ही चीप रेट पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से क्या करती है, बहुत ही चीप रेट पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और उद्योगों को क्या करती है, संरक्षण प्रदान करती है। कि कौन से उद्योगों को संरक्षण प्रदान करती है, जो उस कंट्री के अंदर हैं। अब जो है ये बेसिकली इसलिए जो है फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका महत्व क्या है। क्वेश्चन ये बनाई क्यों जाती है, इसके उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, या मैंने भी आपको जो है कल बताए थे इसके उद्देश्य कि भाई जीडीपी को बढ़ाना, ठीक है, और रोजगार के अवसरों के अंदर वृद्धि करना, आर्थिक स्थिरता लाना, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, संसाधनों का पुनः आवंटन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको अचीव करने के लिए यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और 3-4 ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, तो वो वाले भी ऑब्जेक्ट जो है आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे कि मूल्य में परिवर्तन को नियंत्रित करना, इन्फ्लेशन ना होने देना, उपभोग को नियंत्रित करना, लोग कंजम्पशन जो है कम से कम करें, बचत और विनियोग में वृद्धि करना, ये 3-4 एक्स्ट्रा यहाँ से भी लिख सकते हो। और जो 6 मैंने बताए थे वो 6 के 6 भी जो हैं आप इसके अंदर लिख सकते हो। 6 जो मैंने बताए थे वो लिख दीजिए, और 3 जो ये इसमें लिखे हुए हैं, 3-4 इसमें से लिख के 9 ऑब्जेक्ट जो है आप राजकोषीय नीति के जो है लिख सकते हैं। तो राजकोषीय नीति क्या होती है ये आपने यहाँ पे समझा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, आखिर क्यों राजकोषीय नीति बनाई जाती है ये आपने यहाँ पे समझा, और इसके क्या ऑब्जेक्ट है ये आपने यहाँ पे समझा। अब हम बात करते हैं भारत की राजकोषीय नीति की। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि भारत की राजकोषीय नीति का मूल्यांकन कीजिए या भारत की राजकोषीय नीति के बारे में बताइए, तो वहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेम ऐसे ही मौद्रिक नीति के अंदर भी है, तो वो भी अभी हम देखते हैं। अब देखिए, अब जो है ये दो अंजलियाँ कहाँ से आ रही हैं, क्या हो गया अंजलि, दिक्कत आ रही है क्या, एक एग्जिट हो रही है, बार बार आ जा रही है। अब जो है भारत की अगर हम राजकोषीय नीति के बारे में बात करें तो इसके 2 पॉइंट इसने यहाँ पे लिखे हुए हैं, राजकोषीय नीति व साधन प्राप्ति। सबसे पहले लिखा हुआ है कि भाई योजना अवधि में भारत के कर प्रयास ठीक रहे। 1950 से लेकर 1951 में कर सकल घरेलू उत्पाद का 6.3% था। इसके अंदर जब भी हमें भारत की चाहे मौद्रिक नीति बतानी हो या भारत की हमें राजकोषीय नीति बतानी हो, तो मौद्रिक नीति के अंदर अभी हम पढ़ेंगे कि जी CRR इतना था, रेपो रेट इतनी थी, रिवर्स रेपो रेट इतनी थी, वहाँ पे हम ये सब पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कर कितना लिया सरकार ने, लोन कितना लिया, कितना खर्चा करा, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले बात कर रहा है ये राजकोषीय नीति के अंदर कि भाई 1950 में सरकार हमारी GDP जितनी हुई थी उसका 6.3% टैक्स वसूल कर लिया करती थी। 1991 में ये और बढ़ के जो है 15.8 हो गया, और इसकी अगर हम बात करें तो थोड़ा घट गया, और फिर 2006 की बात करें फिर बढ़ गया। करों में चोरी के कारण सरकार के राजस्व में कमी आती है या कमी आई, और कर प्रणाली की लोच जो है वो घटी। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग टैक्स नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे, क्योंकि पहले टैक्स बहुत ही ज़्यादा लगता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। तो इन सब सिचुएशंस को ठीक करने के लिए सरकार फिर GST लेकर आई अभी 2016-17 के अंदर, ठीक है। जब से GST आया है तब से हमारा टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो चुका है। अब लोग टैक्स को पे करते हैं, जिससे क्या हो गया है, जिससे सरकार के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट जो है हमको देखने के लिए मिली है। और दूसरा लिखा हुआ है राजकोषीय नीति तथा आवंटन कार्यकुशलता। सबसे पहले क्या लिखा था, राजकोषीय नीति व साधन प्राप्ति। साधन प्राप्ति का सीधा सीधा मतलब है सरकार की इनकम का जो मेन सोर्स है, सरकार की इनकम का जो मेन सोर्स है वो है टैक्स। तो इसलिए यहाँ पे टैक्स की बात की गई है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। अब है आवंटन कार्यकुशलता। यहाँ पे क्या बात की गई है,
राजकोषीय नीति साधनों के आवंटन पर जोर देती है, इससे अधिक समृद्धि की दर बढ़ती है। सरकार की अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता अधिक है। 1950 में कर राजस्व इतना भाग था और 2006 और 2007 में ये जो है इतना था। यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताया गया है कि अब जो हमारे पास पैसा है, आवंटन कार्यकुशलता का मतलब है कि जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पैसा सबसे बड़ा रिसोर्स है, उन रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करना, ये भी जो है सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपके पास पैसे तो आ गए, लेकिन उस पैसे को कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इससे आर्थिक वृद्धि की जो दर है वो बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको भारत की राजकोषीय नीति के अंदर लिखनी है। ये पॉइंट आपको लर्न करना पड़ेगा और डेटा भी आपको जो है लर्न करना पड़ेगा, मौद्रिक नीति के अंदर भी और राजकोषीय के अंदर भी। आप ऐसा कर सकते हैं जैसे एक लाइन इसकी पढ़ ली, ठीक है, एक लाइन इसकी पढ़ ली, एक शुरू का पढ़ लिया 1950 से 1951, एक लास्ट का पढ़ लिया, बस 2 डेटा तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, एक शुरू का एक लास्ट का। बिल्कुल सिमिलरली इसका एक ये पढ़ लिया और इसमें तो लिखे ही 2 हैं, तो 2 डेटा तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, 2 तो मैंडेटरी होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मेन इंस्ट्रूमेंट्स की। इसके मेन इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, तो ये तो मैं कल ही बता चुका हूँ आपको। पहला होता है कर नीति, दूसरा व्यय, तीसरा ऋण। 4 मैंने आपको बताए थे, वो आप लिख सकते हैं अगर आप ये ना लिखना चाहो तो। ये पूरा क्वेश्चन हम कल पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था पहला है टैक्स, कि कब सरकार को टैक्स ज़्यादा लेना चाहिए, कब सरकार को टैक्स कम लेना चाहिए, ठीक है। जब न्यून मांग की सिचुएशन होती है तो सरकार को टैक्स कम लेना चाहिए, जब अधि मांग की सिचुएशन होती है तो सरकार को टैक्स ज़्यादा लेना चाहिए, ये आप इसके अंदर लिखेंगे। जब न्यून मांग की सिचुएशन होती है तो सरकार को खर्चा ज़्यादा करना चाहिए, जब अधि मांग की सिचुएशन होती है तो सरकार को खर्चा कम करना चाहिए। जब न्यून मांग की सिचुएशन होती है तो सरकार को लोन ज़्यादा लेना चाहिए, जब कम होती है तो कम। ऐसे मैंने आपको जो कुछ और पॉइंट बताए थे, जनता से उधार, आरबीआई से उधार, वो सारे के सारे आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। 1-2 तो ये लिख देंगे आप। अगर ये ना लिखना चाहो तो जो मैंने आपको कल 4 बताए थे वो 4 के 4 आप लिख सकते हो, वही यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। बाद में यहाँ पे वही की गई है, व्यय की, ऋण की और कर नीति की। तो यहाँ पे भी वही लिखे हुए हैं जो हमने कल पढ़े हैं। तो यहाँ से लिखना चाहते हो यहाँ से लिख सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा कोई ख़ास जो है ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप चाहो तो जो मैंने बताया वो वाले इंस्ट्रूमेंट जो है आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो उसके राजकोषीय नीति के। इसी तरीके से एक हमारा जो है पीछे हमारा ये हो गया राजकोषीय नीति क्या होती है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, ये क्यों बनाई जाती है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं और इसके कौन कौन से जो है मेन ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रह गया है, कह रहा है मौद्रिक नीति का मूल्यांकन। मौद्रिक नीति क्या होती है और मौद्रिक नीति क्यों बनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन इसका मूल्यांकन करने के लिए भी एग्ज़ाम में आता है कि भारत की मौद्रिक नीति का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, या भारत की मौद्रिक नीति के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, इसमें डेटा का यूज़ आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम बात करनी है अब CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक दर, ब्याज दर, यहाँ पे इन सब की बात चलेगी क्योंकि मौद्रिक नीति के वही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 1991 से पहले भारत में मौद्रिक नीति को आर्थिक नियोजन के संदर्भ में बनाया गया था, कि प्लान के अकॉर्डिंगली बनाया गया था। प्लानिंग जो हमने की थी जिसके अंदर हमारे कुछ ऑब्जेक्ट थे, उसको अचीव करने के लिए कैसे भी करके हमारी आर्थिक समृद्धि की जो दर है वो तेज़ हो सके, हमारी आर्थिक समृद्धि की जो दर है वो तेज़ हो सके, पहले मॉनेटरी पॉलिसी उसके लिए बनाई जाती थी, उससे पहले 1991 से पहले। लेकिन फिर हम 1990 में बहुत बड़ा हम संकट में जो है फंस गए थे, जिसकी वजह से हमने 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया, जिसको हम उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, आर्थिक सुधारों के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या हुआ ना, इस टाइम पीरियड के अंदर भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा संकट चल रहा था। 1990 से 1991 में लिखा हुआ है वैधानिक तरलता अनुपात, इसको SLR कहते हैं।
CRR को कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात, SLR को कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो रेट को रेपो रेट ही कहते हैं, बैंक दर भी कह सकते हैं, ब्याज दर को ब्याज दर ही कहते हैं। तो SLR क्या होती है कि बैंकों को अपने पास अपनी कुल जमा का एक मिनिमम % अपने पास रखना पड़ेगा कानूनी रूप से, ठीक है, उसको जो है SLR कहते हैं। तो कह रहा है भाई उस टाइम पे ये इतना कर दिया गया था 38.5%। स्फीतिकारी दबावों के कारण, स्फीतिकारी दबाव का मतलब होता है डिमांड वगैरह जो है वो कहीं ज़्यादा होती है, तो डिमांड को कम करने के लिए कई सारे प्रयास जो है वो किए गए। स्फीतिकारी दबाव का मतलब होता है अधिमांग की सिचुएशन चल रही है अर्थव्यवस्था के अंदर, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी बेटा स्फीतिकारी दबाव आए इसका मतलब होता है अधिमांग, और जहाँ पे भी अस्फीतिकारी दबाव आए इसका मतलब होता है न्यून मांग। चाहो तो आप इसको कहीं पे नोट करके जो है रख सकते हैं, ये काम आएगा। इन्हीं टेक्निकल टर्म्स को आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर भी। तो कह रहा है अगर स्फीतिकारी दबाव उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो कह रहा है उनको कम करने के लिए, डिमांड कम हो उनके लिए, RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी पे पूरा उसका कंट्रोल होता है, उसको कैसे कम किया जाए उसके लिए कई सारे प्रयास किए गए। इसे घटाकर 25% कर दिया गया। 11 सितंबर 2004 को भारतीय रिजर्व बैंक ने, अब बात चल रही है नगद आरक्षित अनुपात की, नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाकर जो है 5% कर दिया गया। नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है कि आपको अपनी कुल जमा का एक निश्चित अनुपात RBI को देना पड़ेगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं CRR, नगद आरक्षित अनुपात। फिर कह रहा है कि भाई 2008 में इसको बढ़ाकर इतना कर दिया गया, और बैंक दर जिसको रेपो रेट भी कहते हैं, बैंक दर या रेपो रेट एक ही चीज़ होती है, इसको घटाकर इतना कर दिया गया। तो देख लीजिए यहाँ पे CRR, SLR, रेपो रेट इन्हीं की बात चल रही है। एक मिनट रुकिए ज़रा, पहले तो ये बात बता रहा है CRR, SLR और भाई रेपो रेट वगैरह जो है क्या चल रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मूल्यांकन करने के अंदर आपको डेटा को ही लिखना पड़ेगा। अब वो कह रहा है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, कह रहा है अप्रैल 1991 से मार्च 2007 तक M1 और M2 इतना प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा। देखो M1 और M2 जो है, M1 और M3 सॉरी, ये क्या होते हैं, इसको बस आप ये समझ सकते हो। पहले आपको एक टर्म समझनी है जिसको कहते हैं मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति का क्या मतलब होता है? मुद्रा की पूर्ति का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जनता के पास जितना भी पैसा होता है उसको मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। जनता के पास जितना पैसा होता है, ठीक है, इसके नाम से ऐसा मत समझना कि पैसा कहाँ से आ रहा है। मुद्रा की पूर्ति का मतलब ये नहीं कि पैसे की सप्लाई हो रही है, ये इसका मतलब नहीं है। मुद्रा की पूर्ति का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जनता के पास जितना भी पैसा होता है उसे मुद्रा की पूर्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ जिस दिन नोटबंदी हुई 8 नवंबर 2016 को, अगर मैं बोलूँ जनता के पास 200 करोड़ रुपए निकले, तो 200 करोड़ रुपए क्या कहलाएंगे? मुद्रा की पूर्ति कहलाएंगे। तो उसके अलग अलग मेज़रमेंट होते हैं, किस लेवल पे हम मुद्रा की पूर्ति को मेज़र कर रहे हैं। ये पहला लेवल होता है, ये तीसरा लेवल होता है। तो कह रहा है भाई ये जो है ना, उस टाइम पे इतना था। देश में सरकारी नीति के कारण स्फीतिक प्रवृत्ति को बल मिला, इसलिए डिमांड बढ़ी। स्फीति की दर को कम करने के लिए मुद्रा के प्रसार का मतलब होता है मुद्रास्फीति पर कड़े नियंत्रण लगाने की आवश्यकता थी। मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति एक ही चीज़ होती है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद हमने जो है आर्थिक सुधारों अथवा उदारीकरण का कार्यक्रम लागू करने के साथ साथ हमने 1991 में मैंने बोला नई आर्थिक नीति को अपनाया, उसी को ही आर्थिक सुधार कहते हैं, या उसी को ही उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण उसी को ही कहते हैं, ये उसी के ही तत्व होते हैं। कह रहा है उसके साथ साथ नगद आरक्षित अनुपात मतलब कि CRR और वैधानिक तरलता अनुपात मतलब कि SLR, इसको नीचा करने के साथ साथ बैंक दर यानी कि रेपो रेट, इसमें भी भारी कमी की गई। इस प्रकार अब मौद्रिक नीति का एकमात्र लक्ष्य क्या है? अब मौद्रिक नीति का एकमात्र लक्ष्य
औद्योगिक समृद्धि की दृष्टि से कि कैसे भी सेकेंडरी सेक्टर जो है वो ग्रोथ कर सके, नई नई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ओपन कर सके, औद्योगिकरण हो सके। तो मौद्रिक नीति अब इस उसमें बनाई जाती है कि भाई साख का विस्तार करना, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तभी तो नई नई इंडस्ट्रीज़ ओपन होंगी। अभी मौद्रिक नीति का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र टारगेट यह है कि कैसे भी करके इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, सस्ता लोन दिया जाए, सस्ती मौद्रिक नीति को अपनाया जाए। उस टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं आर्थिक सुधारों की, कि कैसे भी करके नई नई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ओपन हो सके। अब कीमत स्थिरता का महत्व तभी है जब औद्योगिक समृद्धि में सहायक मिल सके। मतलब कि अगर आप प्राइस स्टेबल रख रहे हो, मुद्रास्फीति नहीं हो रही, वस्तुओं सेवाओं की कीमतें जो हैं वो जो है नहीं बढ़ रही, वो स्टेबल है, लेकिन औद्योगिकरण नहीं हो रहा, तो बेकार है। आपको मॉनेटरी पॉलिसी कुछ इस तरीके की बनानी है कि भैया प्राइस भी स्टेबल रहें और नई नई इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो भी ओपन हो सके। अब देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है यहाँ से, कह रहा है रिजर्व बैंक का ये दावा है कि समय के साथ साथ अब मौद्रिक नीति आर्थिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अस्त्र बनकर उभरी है। आर्थिक प्रबंधन या आर्थिक देखिए उसके अनुसार अब ये बात सामान्य तौर पर स्वीकार की जाती है कि कम व स्थायी स्फीति की दर की स्थापना करके मौद्रिक नीति निरंतर आर्थिक समृद्धि में योगदान दे सकती है। पहले आपको ये टर्म समझनी है, ये टर्म क्या है, कम व स्थायी स्फीति की दर। स्फीति का मतलब है मुद्रास्फीति की, ये बात कर रहा है। इन्फ्लेशन जो हमने वहाँ पढ़ा था, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि इन्फ्लेशन कहलाती है। तो या तो इन्फ्लेशन की जो रेट है वो स्टेबल रहे या कम रहे, तो अगर रहेगी तो आर्थिक समृद्धि हो पाएगी। कीमत स्थायित्व के समग्र उद्देश्य के परिक्षेप में केंद्रीय बैंक उत्पादन को उसके साम्य स्तर के आसपास, इतना छोड़ दीजिए, इतना नहीं पढ़ना, बस इतना ही आपको जो है यहाँ से पढ़ना है, इतना काफ़ी है। इसके अलावा और भी लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखिए और भी लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि केंद्रीय बैंक आगे कहता है जहाँ एक और वित्तीय और भारी उदारीकरण अवसर पैदा करता है, वहीं नीति निर्धारकों के लिए चुनौतियां भी पेश करता है। मौद्रिक अधिकारियों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह केवल घरेलू झटकों के लिए तैयार ना रहें बल्कि भारी झटकों के लिए भी तैयार रहें। मतलब कि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है तो कई तरीके के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल शॉक्स देखने के लिए मिलते हैं, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी जो है इफ़ेक्ट होती है। तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा है उसको इन शॉक्स को, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, जो डोमेस्टिक होते हैं उसको इंटरनल शॉक्स कहते हैं और जो इंटरनेशनल होते हैं उसे बाहरी झटके कहते हैं, क्योंकि वो दूसरे देशों के हैं। तो शॉक्स मतलब कि क्या चल रहा है कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है, दूसरे देशों में क्या चल रहा है, अपने देशों में क्या चल रहा है, जिससे वो चीज़ इफ़ेक्ट होगी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केंद्रीय बैंक से यह उम्मीद की जाती है कि वह व्यवस्थित हालात बनाए रखने के लिए वित्तीय बाजारों के अलग अलग हिस्से पर नज़र रखे। वित्तीय बाजार क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता होने चाहिए। वित्तीय बाजार के अंदर बेसिकली जो वित्तीय बाज़ारों के अंदर बेसिकली बैंक्स आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज आता है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वित्तीय बाज़ार का वो है स्टॉक मार्केट। जैसे आप सुनते हो कि भाई स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ। स्टॉक मार्केट एक देश का क्या होता है, एक देश स्टॉक एक्सचेंज जैसा चल रहा होगा वैसे ही जो है आर्थिक विकास होगा। अगर स्टॉक मार्केट सही चल रहा है तो अर्थव्यवस्था सही चलती है, अगर स्टॉक मार्केट ख़राब चल रहा है तो अर्थव्यवस्था भी ख़राब चल रही होती है। स्टॉक मार्केट को अर्थव्यवस्था का मिरर कहा जाता है। अगर आपको ये देखना है कि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या चल रहा है तो स्टॉक मार्केट को देख लीजिए, तो सब पता चल जाएगा कि देश के अंदर सही चल रहा है या कुछ गलत चल रहा है। तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ बैंक्स वगैरह भी इसके अंदर आते हैं वित्तीय बाज़ारों में, तो आरबीआई को हर सेक्टर्स के अंदर जितने भी वित्तीय क्षेत्र के अंदर आते हैं उस पर सब पे नज़र रखनी चाहिए। बस ये आप जो है ये यहाँ से आप इसको छोड़ सकते हो, ये आपको कुछ नहीं करना। तो अगर मौद्रिक नीति का मूल्यांकन आ जाता है तो डेटा तो आपको बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा लिखने के नंबर होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो है कब बढ़े कब घटे इसके बारे में आपको डिफ़ाइन किया गया है। आप चाहो तो ये छोड़ सकते हो
और यहाँ से थोड़ा ये वाला पढ़ सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपको जो है इसके अंदर करना पड़ेगा। तो मौद्रिक नीति क्या होती है, उसका अर्थ, उसका महत्व, उसका उद्देश्य और उसका मूल्यांकन, ये आपने पढ़ा है अभी। राजकोषीय नीति क्या होती है, इसका अर्थ, इसका महत्व, इसका उद्देश्य और इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये आपने जो है यहाँ पे पढ़ा है अभी। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं छोटे छोटे से। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कहता है कि राजकोषीय असंतुलन और राजकोषीय दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। फिस्कल इम्बैलेंस क्या होता है और न्यू फिस्कल अप्रोच जो है वो क्या है। तो ये जो है छोटा सा ये देख लीजिए। देखो, राजकोषीय असंतुलन उसके नाम से ही पता चल रहा है। राजकोषीय नीति क्या है या सरकारी बजट क्या है, सरकार की आय और व्यय नीति है। सिंपल सी बात है। अगर आय और व्यय दोनों बराबर होंगे तो संतुलन होगा, और अगर आय और व्यय बराबर नहीं होंगे तो असंतुलन होगा। राजकोषीय असंतुलन का अनुमान राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और मूलभूत घाटे के आधार पर किया जाता है। राजस्व घाटे का आशय राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय की अधिकता से है। देखो, यहाँ पे आपको ये समझना है। पहले तो 1 मिनट रुको ज़रा, पहले मैं आपको वो दिखा दूँ, नई राजकोषीय नीति। देखो, यहाँ पे आपको ये समझना है, कल हमने ये पढ़ा था कि बजट क्या होता है। कहीं लिखने की जगह देखने दो। देखो, कल हमने ये पढ़ा था कि भाई बजट जो है वो क्या होता है। मैंने आपको ये बोला कि जो बजट है ना, वो 2 चीज़ों के बारे में आपको बताता है। एक, सरकार की आय या प्राप्तियां भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, प्राप्तियां भी आप इसको कह सकते हो। और एक आपको बताता है व्यय। 2 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, आय और व्यय के बारे में। ये जो प्राप्तियां होती हैं ये 2 तरीके की होती है, ठीक है। सरकार को जहाँ जहाँ से पैसा मिल रहा है वो टोटल प्राप्तियां कहलाती हैं। सरकार जहाँ जहाँ उस पैसे को खर्च कर रही है वो व्यय कहलाता है टोटल। अब ये 2 तरीके का होता है, एक होता है राजस्व और एक होता है पूंजीगत। राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। इसी तरीके से राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ये भी 2 तरीके का हो गया, ठीक है। कौन सा व्यय राजस्व होता है या कौन सी प्राप्ति राजस्व होती है, इतना आपको दिमाग नहीं लगाना, इतना छोड़ दीजिए। हमें क्या समझना है, ज़रा ध्यान से समझिए। अगर आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं तो वो क्या कहलाता है, संतुलित बजट कहलाता है। कि सरकार की एक्सपेक्टेड इनकम जब एक्सपेक्टेड खर्चों के बराबर है तो वो संतुलित है, ठीक है। जब प्राप्तियां ज़्यादा हो जाती हैं व्यय से तो उसको बचत का बजट कहते हैं। सरकार के पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, खर्चा कम कर रही है, तो बचत का बजट। और जब व्यय ज़्यादा होता है तो उसको कहते हैं घाटे का बजट। जब सरकार के पास पैसे कम आ रहे होते हैं और सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही होती है तो उसको घाटे का बजट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो घाटे का बजट होता है, घाटे का बजट, घाटा हो रहा है सरकार को, ये जो घाटे का बजट होता है ये 3 तरीके का होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है राजस्व घाटा। दूसरा जो होता है ये होता है राजकोषीय घाटा। दूसरा जो होता है ये होता है राजकोषीय घाटा। और तीसरा जो होता है इसको कहते हैं प्राथमिक घाटा। तो कौन सा घाटा क्या होता है इसको समझिए। पहले समझिए राजस्व घाटा क्या होता है। मैंने अभी आपको बोला प्राप्तियां भी 2 तरीके की होती हैं, व्यय भी 2 तरीके का होता है। तो जब आपका राजस्व नेचर का जो व्यय होता है, जब वो ग्रेटर देन हो जाता है राजस्व नेचर की प्राप्तियों से, केवल राजस्व नेचर का, भाई प्राप्तियां 2 तरीके की हैं, व्यय भी 2 तरीके का है, तो जब केवल राजस्व नेचर का व्यय राजस्व नेचर की प्राप्तियों से ज़्यादा हो जाता है तो वो राजस्व घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है ऋण, सरकार ने जितना भी उधार लिया है टोटल, उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा सरकार लोन लेती रहेगी, किसी से भी ले, तो उतना राजकोषीय घाटा बढ़ता रहेगा। और प्राथमिक घाटा क्या होता है, जितना भी सरकार ने जितना भी राजकोषीय घाटा आया है, अगर मैं उसमें से ब्याज माइनस कर दूं, अब लोन लिया है तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना,
तो जितना भी राजकोषीय घाटा आया है ये वाला, अगर मैं उसमें से ब्याज माइनस कर दूं तो मेरे पास प्राथमिक घाटा जो है वो निकल कर आ जाता है। तो घाटे 3 तरीके के होते हैं, राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक। यही इसने ऊपर आपको यहाँ पे बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे थे दो वर्ड है यहाँ पे, राजकोषीय असंतुलन और नई राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय असंतुलन का यही मतलब होता है कि जब सरकार के बजट में घाटा आ जाता है, ठीक है, तो उसको जो है राजकोषीय असंतुलन कहते हैं। घाटा 3 तरीके का होता है, राजस्व घाटा जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई जब व्यय ज़्यादा हो जाते हैं प्राप्तियों से तो राजस्व घाटा होता है। राजस्व घाटे को राजकोषीय असंतुलन का परंपरागत मापक माना जाता है। मतलब बेसिकली जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है इसके अंदर वो राजस्व घाटे की वजह से ही होता है, जिसमें सरकार अननेसेसरी खर्चे जो है बहुत ही ज़्यादा करने लग जाती है। यह राजकोषीय गतिविधियों में संरचनात्मक असंतुलन को पूर्णतः प्रकट नहीं करता। मतलब राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार, जैसे मान लीजिए आर्थिक सहायता है, सब्सिडी है, जब ये सारे अननेसेसरी खर्चे जब बहुत ही ज़्यादा करने लगती है तो जो है राजस्व घाटा जो है उत्पन्न होता है। ये समस्त साधन अभाव को प्रकट करता है तथा राजस्व और अनुदान प्राप्तियों के ऊपर सरकार के कुल व्यय की अधिकता बताता है। अब यहाँ पे बताएगा कि भाई 1980-81 में जीडीपी का इतना परसेंट था, फिर इतना परसेंट हो गया, फिर इतना परसेंट हो गया, फिर इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। ये सब यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, तो इतना डेटा आपको लर्न नहीं करना, सिर्फ एक डेटा ये लर्न कर लीजिए कि 1980 में 1.5 था और अब इसका टारगेट जो है वो राजकोषीय घाटे का अब इतना है। इतना डेटा तो ना आपको याद होगा ना याद रहेगा, सिर्फ 2 डेटा याद करना, एक शुरू का और एक एंड का, बस। बाकी राजस्व घाटा क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और राजस्व घाटा ही राजकोषीय असंतुलन का एक मेन प्रॉब्लम है। अब नई राजकोषीय दृष्टिकोण या नई राजकोषीय नीति का क्या मतलब है? कह रहे हैं नई राजकोषीय नीति में निम्नलिखित संबंध में आम सहमति है। मतलब अब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात तो हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है और जो कानून है उसको आसान बनाना, जिसकी वजह से जीएसटी वगैरह आया है। प्रत्यक्ष करों को विवेकपूर्ण बनाना, जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह, लोग पहले टैक्स नहीं देते थे। करों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना, इन सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें हो सके। स्थिर कर नीति पर्यावरण को बताना। देखो ये चारों की चारों चीज़ें जो हैं ये टैक्स से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि राजकोषीय नीति किससे रिलेटेड है? बेसिकली टैक्स से रिलेटेड है। भाई सारी चीज़ें पहले के कंपैरिजन में जो टैक्स लगते थे अब वो सब चेंज हो चुके हैं नई राजकोषीय नीति के माध्यम से। जीएसटी आया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सारे टैक्सों के अंदर सबको सिंपल बनाया गया ताकि लोग टैक्स पे कर सकें। एक स्थिर कर नीति को अपनाया गया, बार बार टैक्स चेंज ना हो। अब एक कर एक नीति है, हर स्टेट के अंदर चाहे आप कहीं से भी खरीदो सेम जीएसटी लगता है। इसके अलावा मनमाने ढंग से करदाता को परेशान ना होने देना, राजकोषीय मौद्रिक नीति के बीच संबंध के महत्व को बताना और व्यय नियंत्रित करने के तरीके को सुदृढ़ बनाना। मतलब कि कैसे भी करके सरकार अपने खर्चों को, अननेसेसरी खर्चों को ना करे, लिमिटेड खर्चे करे, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में रिलेशन रहें, टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो सारी की सारी चीज़ें ठीक हो सकें। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम नई राजकोषीय नीति दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं कि जो पहले जो प्रॉब्लम राजकोषीय नीति के अंदर थी उन सब चीज़ों को दूर किया जा सके और एक नया विज़न हम अपने सामने क्रिएट कर सकें। इसी को ही नई राजकोषीय नीति कहते हैं। और राजकोषीय असंतुलन क्या है? सरकार के आय और व्यय में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होना राजकोषीय असंतुलन कहलाता है। और एक वर्ड जो है ये छोड़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दो, ये वाला बस पढ़ लीजिएगा, इतना जो है काफ़ी है। ठीक है जी।